गुड मॉर्निंग बच्चों। फाइटर बेस 2.0 में पुनः आपका स्वागत है। आज लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लास्ट लेक्चर है हमारा, और इस लास्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक। पहला संधियां या जोड़, और दूसरा इसकी विकृतियां। तो हम पहले टॉपिक की तरफ चलें। संधियां या जोड़, जॉइंट्स। संधियां या जोड़ या जॉइंट्स। तो संधियां या जोड़ या जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के कारण शरीर की गति होती है। शरीर में जो गतियां होती है उसका कारण संधियां या क्या है, जोड़। और ये संधियां या जोड़ जो है, ये जोड़ या तो अस्थियों के बीच दो अस्थियों के बीच जोड़ या संधि होगी, या फिर अस्थि व उपास्थि के बीच। तो जोड़ या तो दो अस्थियों के बीच होगा या अस्थि और उपास्थि के बीच में क्या होगा, जोड़। जैसे अगर हम एक अस्थि की बात करें, यहां मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। ये हमारी जैसे एक अस्थि है, ये एक अस्थि, और एक ये हमारी दूसरी अस्थियां। ये रही हमारी दूसरी अस्थि, ये दो अस्थियां हैं यहां पर, और इनके बीच में हमने लगा दिया ये लिगामेंट्स। क्या लगा दिए हैं, लिगामेंट्स। और बीच में भर दिया हमने यहां पर फ्लूइड, द्रव्य भर दिया, और ये एक बन गया है जोड़। क्या बन गया है, जोड़। तो यहाँ दो अस्थियां हैं, इधर और इधर। मान लो ऊपर ह्यूमरस है तो नीचे रेडियो और अल्ना है, और इन दोनों के बीच में भरा हुआ जो द्रव्य है वो साइनोवियल द्रव्य है, और दो अस्थियों के बीच में क्या आ गया है, जोड़ या जॉइंट्स आ गया है। तो दो अस्थियों के बीच में जोड़ या क्या आया है, जॉइंट्स, और इसी के कारण शरीर की क्या होती है, गति। तो ये जो जोड़ हैं, संधियां हैं, या अस्थियों के बीच या अस्थि व उपास्थि के बीच होता है। पेशी जनित बल, पेशियों में जो बल उत्पन्न होता है, पेशी जनित बल संधियों द्वारा लगता है। तो जो भी बल लगाना चाहती है, जैसे मुझे हाथ उठाना है तो एक बल लगाना पड़ेगा। वो बल कौन उत्पन्न करेगा, वो बल उत्पन्न करेगा पेशी। तो पेशी जनित बल संधियों द्वारा, ये संधियों द्वारा ही कहां बढ़ता है, आगे। और संधियां पेशी जनित बल के लिए क्या बनाती है, एक माध्यम बनाती है, गुजरने देती है। तो पेशी जनित बल संधियों द्वारा ही लगता है। तो यहां पर ये जो संधियां हैं ये काम करती है आलंब का। अगले पेज पर देखें, संधियां किसका काम करेगी, आलंब का। संधियां आलंब का कार्य करती है, फलक्रम अंग्रेजी में।
संधियां आलंब का कार्य करती है, फलक्रम का क्या करती है, कार्य करती है। कैसे समझते हैं? यहां पर ये रहा, यहां पर फलक्रम आलंब, ये रहा इस पे रखा हुआ एक छड़, और इस छड़ की अगर मैं बात करूं तो छड़ के ऊपर ये लगा यहां पर वजन एम द्रव्यमान, और इधर से लगाया मैंने यहां पर ये लगाया इधर से बल, और ये है फलक्रम आलंब। जैसे एक वजन है 60 किलो का, और 60 किलो का वजन अगर आप सीधा उठाने जाओगे तो उठाना संभव नहीं है, लेकिन उस 60 किलो के वजन को एक आपने पटिया लिया, उस पटिया पे एक तरफ 60 किलो का वजन रख दिया, बीच में ऐसा त्रिभुजाकार आलंब रख दिया, और एक तरफ से क्या लगाया, बल। इधर आप बल लगाओगे तो ये वजन क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। सीधा उठाने गए नहीं उठेगा, और आलंब की सहायता से अगर आपने पटिए पर बल लगाया तो ये वजन उठ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक ही मतलब हुआ कि जो आलंब है वो आलंब इस वजन को उठाने में कम बल में कार्य करता है। किस में कार्य करेगा? कम बल में। वैसे ही आलंब की तरह कार्य कौन करता है? संधियां। संधियां बल, जो पेशी जनित बल होता है उसमें संधियां आलंब का कार्य करती है, और वो अस्थियों पर बल लगाती है, लेकिन बल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ा देती है। ये काम किसका है? आलंब का। जैसे आप एक स्क्रू खोलने गए तो आप हाथ से स्क्रू नहीं खोल सकते, बल तो बहुत लगा है लेकिन हाथ से स्क्रू नहीं खुलेगा। और आपने अगर एक पेचकस लिया और पेचकस से स्क्रू खोला तो खुल जाएगा, बल आप ही लगा रहे हो और बहुत कम बल में खुल जाएगा, क्योंकि पेचकस वहां किसका कार्य कर रहा है? आलंब का। तो संधियां आप यहाँ कार्य किसका करती है? आलंब का। अब संधियों की बात करें तो संधियां 3 प्रकार की है। संधियां 3 प्रकार की है। होती है। पहली संधि रेषीय संधि, दूसरी संधि उपास्थि संधि, और तीसरी संधि साइनोवियल संधि। तीन संधियां हैं, 3 प्रकार की संधियां हैं। पहली रेषीय संधि, दूसरी उपास्थि संधि, और तीसरी साइनोवियल संधि। एक एक करके तीनों संधियों को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं रेषीय संधि से। फाइब्रस जॉइंट, रेषीय संधि या फाइब्रस जॉइंट्स पहली संधि है हमारी। चलो देखते हैं इसमें क्या है। रेषीय संधि या फाइब्रस जॉइंट, इसमें गति नहीं होती। करोटी में अस्थियां
सेचर द्वारा जुड़कर कपाल का निर्माण करती है। क्या है? रेसीय गति या फाइब्रस जॉइंट की बात करें तो ये हमारी खोपड़ी की बात चल रही है, करोटी की बात चल रही है। और करोटी में जो अस्थियां हैं हम जानते हैं, करोटी की अस्थियां यहाँ सामने लगी हुई फ्रंटल अस्थि है, इधर निकली हुई है, यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है, ये है सेचर्स, तो ये है हमारी पेराइटल, और पीछे जो आती है वो क्या है? ऑक्सीपिटल। तो ये अस्थियां जो है ये सामने फ्रंटल, दोनों तरफ पेराइटल, पीछे ऑक्सीपिटल, और ये अस्थियां जो जुड़ती है वो किससे जुड़ेगी? रेसीय संधि द्वारा। और रेसीय संधि द्वारा जब ये जुड़ती है तो यहाँ पर रेसीय ऊतक इन्हें जोड़ता है। कौन जोड़ेगा? रेसीय फाइब्रस संयोजी ऊतक यहाँ इनको जोड़ता है। और ये फाइब्रस संयोजी ऊतक सेचर द्वारा इन करोटी में अस्थियों को जोड़कर किसका निर्माण करवाता है? कपाल का। और ये खोपड़ी में जो भी अस्थियां हैं इनमें कभी कोई गति नहीं होती, तो खोपड़ी की अस्थियों में गति नहीं होती है। तो यहाँ खोपड़ी की जो अस्थियां हैं इनमें गति नहीं होती, रेसीय गति इनमें गति नहीं करने देता, केवल ये हमारे खोपड़ी को मजबूती प्रदान करती है ये संधियां। दूसरी बात, ये जो भी शॉक आता है, जो भी झटका आएगा, उससे बचाव करने के लिए रेसीय संधि यहाँ पर रखी गई है कि सर पे कोई प्रहार कर दे लकड़ी से तो सर फटे नहीं, हड्डियां टूटे नहीं, क्रैक नहीं हो, इसलिए इनमें रेसीय संधियां लगाई गई है प्रकृति के द्वारा। ये पहली है रेसीय संधि। दूसरी संधि पे चलें। दूसरी है उपास्थि। कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या उपास्थि संधि। और अगर ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करें तो इनमें सीमित गति संभव है। इनमें क्या संभव है? सीमित गति है, कुछ सीमा तक गति होगी, कोई बहुत ज्यादा गति नहीं होगी, बिल्कुल गति भी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं। मतलब रेसीय संधि से थोड़ा गति होगी ज्यादा, और आगे जो साइनोवियल गति है उससे थोड़ी गति क्या होगी? कम। तो इनमें सीमित गति क्या होती है? संभव। आगे बात करें तो इसके उदाहरण है हमारे पास। पहला है कशेरुक के बीच उपास्थि, और दूसरा उदाहरण है हमारे पास पसली व उरोस्त के बीच। तो मैंने बताया था दो कशेरुक के बीच में, कशेरुक के बीच में मैंने इस तरह से चित्र बनाया था और आपको समझाया था कि इनके बीच में क्या लगा दी है? इंटरवर्टिबल डिस्क। और ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क है यही क्या है? उपास्थि संधि है, क्योंकि दो अस्थियों के बीच में ये क्या लगा दी यहाँ पर? इंटरवर्टिबल डिस्क। और इसी के कारण सीमित गति हमारी रीढ़ की हड्डी कशेरुकी की होती है। पसली और उरोस्त के बीच में अगर हम देखें तो हम देख चुके हैं कि ये जो हमारा उरोस्त है यहाँ से जुड़ी होती है पसलियां इस तरह से, और यहाँ इनके सिरे पर यह लगाया था कचाब उपास्थि।
और ये कचाव उपास्थि जो बना रही है, ये कौन सा बना रही है? उपास्थि संधि बना रही है। इसी के कारण हम श्वास लेते हैं तो ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, जो हमारा वक्षीय आयतन है, वो बढ़ता है। अगर यहाँ फिक्स कर देते, उपास्थि नहीं होती, तो वक्षीय आयतन बढ़ा पाना संभव नहीं है। तो यहाँ सीमित गति संभव है उपास्थि संधि में। तो दो उदाहरण है, कशेरुक के बीच उपास्थि और पसलीवा और औस्थ के बीच जो है उपास्थि। चलो तीसरा संधि है हमारी, तीसरे प्रकार की जो संधि है हमारी, उसको हमने नाम दिया है साइनोवियल संधि। साइनोवियल संधि या साइनोवियल जॉइंट्स। और इन साइनोवियल संधि की अगर हम बात करें तो अस्थियों के बीच भरा होगा साइनोवियल द्रव्य। तो अस्थियों के बीच अस्थियों के बीच क्या है? साइनोवियल द्रव्य। अस्थियों के बीच क्या उपस्थित है? साइनोवियल द्रव्य। और यह घर्षण से बचाता है। ये साइनोवियल द्रव्य किससे बचाएगा? घर्षण से। तो अभी मैंने उदाहरण जो लिया था, दो अस्थियां जुड़ी हुई है, वहां भरा हुआ है साइनोवियल द्रव्य। साइनोवियल झिल्ली उसको घेर के रखती है और वो घर्षण को क्या करता है? कम। साइनोवियल संधि ही पुनः 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 5। एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी संधि है उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। पहली संधि कौन है? बॉल एवं सॉकेट। और इसका उदाहरण हमारे पास 2 है। पहला उदाहरण है अंश मेखला व ह्यूमरस। दूसरा उदाहरण है श्रोणी मेखला व अंश मेखला व ह्यूमरस, श्रोणी मेखला व फीमर। बाल एवं सॉकेट जॉइंट में 2 उदाहरण है, अंश मेखला व ह्यूमरस और श्रोणी मेखला व फीमर। इसके क्या है? उदाहरण 2। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंधे वाला और इधर कमर वाला है कि ह्यूमरस जाकर फिट हो गई है अंश मेखला में और फीमर जाकर फिट हो गई है श्रोणी मेखला में। और ये बॉल एंड सॉकेट ये किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। दूसरा जॉइंट हम अगर देखें यहां से, तो हमारा दूसरा है कब्जा संधि या हिंज जॉइंट। और इसका उदाहरण है हमारे पास में कोहनी व घुटना। 2 उदाहरण है, कोहनी और घुटना। कब्जा संधि, एक ही दिशा में गति होती है। ये देखो एक ही में, नीचे नहीं जाएगा हाथ। ये है हमारी कब्जा संधि, एक ही दिशा में गति हो तो इसे कब्जा संधि कहा जाता है। कोहनी और घुटना पैर वाला, ये जो संधियां हैं ये कौन सी आती है? कब्जा संधि। तो कब्जा संधि में कोहनी में आएगी हमारी ह्यूमरस और रेडियोल्ना, और घुटने में आएगी फीमर और टिबिया फेबुला। 5 प्रकार की गतियां, 5 प्रकार की संधियां हैं। तीसरा प्रकार अगर हम यहां से देखें तो तीसरा प्रकार आता है पिवोट, पाइवोट संधि।
पाइवोट संधि, जॉइंट। और इसका उदाहरण है हमारे पास में एटलस व एक्सिस। पाइवोट संधि के एक उदाहरण है एटलस व एक्सिस। ये खोपड़ी जहां जाकर स्कल जुड़ता है, पहली कशेरुकी एटलस और दूसरी कशेरुकी क्या है, एक्सिस, और इनके बीच में जो जॉइंट है उसे हमने क्या नाम दिया है, पाइवोट जॉइंट। इसके कारण गर्दन हम घुमा सकते हैं। ये जो गर्दन घूम रही है किसके कारण है, पाइवोट संधि के कारण। चौथा पॉइंट हमारा, चौथी संधि हमारी सेडल जॉइंट, सेडल संधि। सेडल जॉइंट्स, ये है हमारे अंगूठे में कार्पल व मेटाकार्पस। अंगूठा में ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा मूव कर सकता है। कार्पल्स और मेटाकार्पस, यहाँ कार्पल्स और इधर क्या लगी है, मेटाकार्पस, दोनों के बीच में ये जॉइंट्स है जिसे हमने सेडल जॉइंट कहा। इसी कारण ये अंगूठा घूम सकता है इस तरह से, उंगली इस तरह से नहीं घूम सकती, अंगूठा घूम सकता है। यह है सेडल जॉइंट्स। और आखिरी जॉइंट्स जो हमारा है, आखिरी जो संधि हमारी है वो है ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग संधि। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, और इसका उदाहरण है हमारे पास में, ग्लाइडिंग संधि का जो उदाहरण हमारे पास में आया है वो है कार्पल्स व टार्सल्स। कार्पल्स व टार्सल्स, तो कार्पल्स की गति और टार्सल्स, ये कलाई की गति और वो एड़ी की गति। कार्पल्स और टार्सल्स की गति क्या करती है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, वो ग्लाइड करती है। तो ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स है ये कार्पल्स में होगा, कलाई में, और टार्सस मतलब कार्पस कलाई में और टार्सस एड़ी में। इस प्रकार से हमने ये गतियां क्या कर ली है, कंप्लीट। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, वो अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, तो अगला टॉपिक है विकृतियां। उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। पेशियों की विकृति, पेशियों की विकृति। पेशियों की विकृति में सबसे पहली जो विकृति हम लेने वाले हैं वो है हमारी माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस, पेशियों की विकृति में सबसे पहली विकृति हमारी कौन सी है, माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या है इस विकृति में, यह समझते हैं हम। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है एक स्व प्रतिरक्षा विकार। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक स्व प्रतिरक्षा विकार है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या मतलब है स्व प्रतिरक्षा विकार, इसका यह मतलब है
कि हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं WBC, और वो WBC सेल्स सैनिक की तरह कार्य करती है और बाहर से आने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है। पर यदि वो नष्ट करने वाली WBC हमारी ही शरीर की कोशिकाओं को क्या करने लग जाए, नष्ट, तो ऐसी बीमारी को हम कहते हैं स्व प्रतिरक्षा विकार। सीधे शब्दों में बात करूं तो जो रक्षक है वही भक्षक बन गया है, जो रक्षा करता था वही आज भक्षण करने लग गया है, और इस बीमारी का नाम है स्व प्रतिरक्षा विकार। और माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो किसका उदाहरण है, स्व प्रतिरक्षा विकार का। जैसे नीट में भी लास्ट ईयर भी यही प्रश्न आया था कि स्व प्रतिरक्षा विकार के कौन कौन से उदाहरण है बीमारियों के, तो एक बीमारी रहेगी हमारी माइस्थेनिया ग्रेविस, एक रहेगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ये भी दोनों स्व प्रतिरक्षा विकार हैं। तो इस बीमारी में आगे क्या होगा, इसमें पेशी तंत्रिका, पेशी संधि, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये जो तंत्रिका पेशी संधि जो है इसमें आ जाती है विकृति। क्या आ जाती है, विकृति। मतलब जहां पर तंत्रिका तंत्र आकर पेशी से जुड़ती है, जिसे हमने नाम दिया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या तंत्री पेशी संधि, इसमें क्या आ गई है, विकृति। और इसमें विकृति आने से क्या गड़बड़ हुई है, इसमें विकृति आने से ये गड़बड़ हुई है कि अब ये कंकाल पेशी पर अपनी पकड़ वैसी नहीं बना पाती, और इससे होता क्या है, कंकाल पेशी क्या हो जाती है, कमजोर, लकवा आ जाता है, वह थकने लग जाती है। तो कंकाल पेशी क्या हो जाएगी, कमजोर, कमजोर पड़ने लग जाएगी, लकवा भी आ सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, और मसल्स पेशी फटीग हो जाती है, थक जाती है। ये सारी समस्या किस में आती है, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में सबसे पहली बात याद रखना है कि स्व प्रतिरक्षा विकार है। दूसरी काम की बात याद रखना है कि सारा प्रभाव किस पर आने वाला है, कंकाल पेशी पर, जो कमजोर, लकवा और थका देती है ये पेशी। ठीक है, अगली बीमारी जो है हमारी वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पेशीय दुष्पोषण, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। पेशीय दुष्पोषण या मस्कुलर डिस्ट्रोफी। पेशीय दुष्पोषण या मस्कुलर डिस्ट्रोफी का क्या मतलब है, क्या हो रहा है इसमें, तो इसमें समझते हैं हम। ये एक आनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। कौन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पेशीय दुष्पोषण। ये एक अनुवांशिक विकार है, मतलब एक पीढ़ी से कहा जाएगा दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करने वाला विकार कौन सा है, पेशीय दुष्पोषण, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और इस बीमारी में भी होगा क्या, इसमें होता है कंकाल पेशी, कंकाल पेशी हासित हो जाती है, क्षीण होने लगती है। धीरे धीरे करके कंकाल पेशी क्या होने लगती है, क्षीण होने लगती है। और अगर कंकाल पेशी धीरे धीरे करके क्षीण होने लगेगी तो इससे समस्या आएगी उस बच्चे को चलने में,
और सीढ़ियां चढ़ने में सबसे ज्यादा परेशानी आएगी और वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता इस पेशीय दुष्पोषण मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। और उस बच्चे की उम्र भी कोई खास नहीं रहेगी, उम्र मात्र 21-22 साल तक वो जीवित रह सकता है, इससे ज्यादा जीवित नहीं रहता है। तो इस बीमारी का नाम है पेशीय दुष्पोषण मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तीसरी बीमारी की तरफ चले हम यहां से, वो है टिटेनाई। टिटेनाई अगली बीमारी हमारी, इसमें शरीर द्रव्य में कैल्शियम आयन की क्या आ जाती है कमी, इससे पेशी में तीव्र ऐंठन, टिटेनाई में क्या होगा, तो शरीर द्रव्य के अंदर कैल्शियम के लेवल या स्तर की क्या आ जाएगी कमी। और हम जानते हैं पेशी संकुचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, कैल्शियम। और अगर कैल्शियम आयन की क्या आ गई कमी, तो पेशियां तीव्रता से ऐंठन आ जाएगी, ऐंठ जाएगी, और हाथ सीधा है तो मुड़ेगा नहीं, मुड़ गया है तो सीधा नहीं होगा। किस बीमारी में, टिटेनाई बीमारी में। चलो अगली बीमारी की तरफ चले हम। अगली हमारी बीमारी है यहां से चौथी, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस संधि का शोथ व सूजन आना। आर्थराइटिस बीमारी में क्या होगा, जहां संधियां है वहां पर इन्फेक्शंस होगा, शोथ होगा, और वहां क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, और जो साइनोवियल द्रव्य है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे उन जोड़ों में दर्द होना शुरू होगा, या कुछ दूसरे पदार्थ का भी वहां निर्माण हो जाता है जिससे भी दर्द बहुत तीव्र होता है। वो है आर्थराइटिस संधि शोथ। अगली बीमारी जो है हमारी, वो है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो ओस्टियोपोरोसिस ओस्टियोपोरोसिस बीमारी की अगर हम बात करें, तो इस ओस्टियोपोरोसिस बीमारी में होने वाला क्या है, ये बीमारी जो है ये सामान्यतः एस्ट्रोजन की कमी सामान्य कारण, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये में से एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी इसका सामान्य कारण है ओस्टियोपोरोसिस का। और ये एक उम्र से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है, उम्र से संबंधित रोग है। कौन सा, ओस्टियोपोरोसिस। एस्ट्रोजन की कमी इसमें क्या है, सामान्य कारण है। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी उसमें ओस्टियोपोरोसिस होने के चांस बढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, तो अस्थि के अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट
ओस्टियोक्लास्ट जो कोशिका है ये अस्थि द्रव्य को क्या कर देते हैं, कम। उस अस्थि के अंदर ओस्टियोक्लास्ट ऐसी कोशिकाएं हैं जो भक्षण करती है, और अस्थि के अंदर जो मांस होता है, जो जो आयंस होते हैं, उनकी क्या कर देती है, कमी, और अस्थि से क्या हो जाती है, भंगुर। अस्थि क्या हो जाती है, भंगुर, कमजोर, और फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं, हड्डी टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, तो भंगुर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, उस पर हड्डियों पर छिद्र हो जाएंगे, और इस बीमारी का नाम है ओस्टियोपोरोसिस। लेकिन ये बीमारी सामान्यतः किन में होती है, ये बीमारी सामान्यतः होती है किसमें, उम्र जिनकी ज्यादा हो जाती है, 50, 60, 70 साल, उनमें होने वाली बीमारी, क्योंकि ये उम्र से संबंधित रोग है। कौन सा, ओस्टियोपोरोसिस। और एक लास्ट बीमारी अब हम देख रहे हैं यहां से, वो है गाउट। लास्ट बीमारी यहां से क्या देख रहे हैं, गाउट। और इस गाउट में क्या होता है यही समझने जा रहे हैं। इस गाउट में कुछ नहीं है, यहां पर संधि में यूरिक अम्ल के कण का जमाव। संधियों में हम जानते हैं, संधियों में हम जानते हैं कि जहां संधि होती है वहां साइनोवियल द्रव्य होता है, लेकिन उस साइनोवियल द्रव्य में क्या आ गए हैं, यूरिक अम्ल के कण आ गए हैं, और ये कण आ जाएंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सूजन आएगी और तीव्र दर्द होगा। इस बीमारी का नाम है गाउट, संधि में यूरिक अम्ल के कण का क्या हो जाना, जमाव। तो ये चैप्टर अब हमारा क्या हो गया है, समाप्त। अब इसको हम एनसीईआरटी से एक बार टेली कर लेते हैं, जो ये दो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। चलो, संधियां या जोड़। संधियां या जोड़, संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है। संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए क्या है, आवश्यक। जोड़ के बगैर किसी प्रकार की गति संभव नहीं है। जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती है और जोड़ में शरीर की अस्थियां सहयोगी होती है गति करवाने के लिए। चलन गति भी इसका अपवाद नहीं, चलना भी इसका कोई अपवाद नहीं है, चलने में भी यही कार्य करेगा। जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल है। या तो अस्थियों को जोड़ता है, या अस्थि और उपास्थि को बीच का जोड़ जो है वही संधि स्थल है। जोड़ है या संधि है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल, जोड़ों द्वारा गति, जोड़ क्या करवाते हैं, गति, और उसके लिए पेशी जनित जनित जो बल का उपयोग किया जाता है, पेशियों से उत्पन्न बल का उपयोग किया जाता है जोड़ द्वारा गति करने के लिए। और जोड़ उस जगह पर किसका काम करेंगे, आलंब या फलक्रम का कार्य करते हैं, बता चुका हूं मैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारक होते हैं जिसके कारण क्या करती है, बदलती है। अलग अलग कारण हो सकते हैं इन जोड़ों पर जिससे गति क्या हो जाए, बदल जाए। जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया है, रेशीय, उपास्थि युक्त और साइनोवियल। एक एक करके तीनों हम देखने वाले हैं। यहां से 3 प्रकार की संधियां हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सी, रेशीय जोड़। फाइब्रस जॉइंट, किसी प्रकार की गति नहीं होती,
गति नहीं होती है रेसीय जोड़ में। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेसीय संयोजी ऊतक की सहायता से डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से सीवन सेचर के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती है। वही फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल ये सब घने रेसी संयोजी ऊतक से जुड़कर सीवन सेचस का निर्माण करती है और कपाल बन जाता है जो मस्तिष्क की रक्षा करता है और इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती। दूसरा है हमारे पास उपास्थि युक्त जोड़। इसमें अगर देखें तो अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती है। अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती है। कशेरुक दंड में दो निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इसी प्रकार के जोड़ हैं। कशेरुक दंड में दो निकट कशेरुक के बीच में यही उपास्थि युक्त जोड़ है, पहला उदाहरण। और सीमित गति होने देते हैं। क्या करते हैं? सीमित गति होने देते हैं। उपास्थि युक्त जोड़ कैसी गति करते हैं? सीमित गति। दूसरा मैंने बताया था कि पसली और उरोस्त के बीच में भी यही जोड़ है। तीसरा यहां लिया है साइनोवियल जोड़। विशेषता दो अस्थियों की संधि योजन सतहों के बीच में तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। यहां तरल द्रव्य भरा हुआ है, साइनोवियल द्रव्य जो साइनोवियल गुहा के अंदर है और ऊपर से झिल्ली ने इसको कवर किया है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है। इसमें गति नहीं होती थी, इसमें सीमित गति और इसमें पर्याप्त गति संभव है। इसमें जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। चलने के अलावा विभिन्न गतियों में जोड़ सहायता करते हैं। कंदुक खल्लिका संधि। चलो अलग अलग संधियां बताइए अब। 5 प्रकार की संधि है जो मैंने बात की थी आपसे। पहली कंदुक खल्लिका संधि मतलब बॉल एंड सॉकेट। ये पहली है जिसको हमने क्या नाम दिया है? बॉल एंड सॉकेट। किसमें होगी? ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच कंधे वाला जोड़। कब्जा संधि दूसरी संधि घुटने की संधि होगी। ये घुटने और कोहनी में संधि होगी। ध्रुराग्र संधि पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो है ये मैंने आपको बताया है, ये खोपड़ी मतलब हमारी खोपड़ी में एटलस एक्सिस जो है खोपड़ी के नीचे कशेरुकी में उनके बीच में है ये पाइवट जॉइंट। ये रहा यहां पर पाइवट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में, जिससे हम गर्दन घुमा सकते हैं, पढ़ चुके हैं। विसर्पी संधि ये चौथा है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स और ये ग्लाइडिंग हमारे कार्पस और टालसस के बीच में है। आखिरी ये 5वां सेडल जॉइंट्स अंगूठे के कार्पस और मेटाकार्पस के बीच। इनके कुछ क्या है उदाहरण। तो 5 प्रकार की हमने गतियां देखी किसमें? साइनोवियल गति में। ठीक है। अब पेशीय कंकाल के विकार हम देखें यदि तो सबसे पहला आता है हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस। एक स्व प्रतिरक्षा विकार है, अभी बताया मैंने, जो तंत्रिका तंत्र पेशी संधि को प्रभावित करता है। वही तंत्रिका पेशी संधि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को प्रभावित करता है। इससे पेशी कमजोर, कंकाल पेशियों का पक्षघात होता है, कमजोर हो जाती है, पक्षघात हो जाता है, पैरालिसिस होगा। दूसरा है हमारे पास पेशीय दुष्पोषण मस्कुलर डिस्ट्रोफी। विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहास, लगातार उसका डीजनरेशन होगा, विघटन होगा कंकाल पेशी का। ये दूसरी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक विकार है। चलो आगे चलें। अपात्रानिका टिटेनाई है। शरीर में कैल्शियम आयन की कमी से पेशियों में तीव्र ऐंठन होगा। ये टिटेनाई में तीव्र ऐंठन होगा, कैल्शियम की आयन की कमी है, बता चुका हूं। चौथा है हमारा संधि शोध आर्थराइटिस। जोड़ों
की सोथ, वहां पर सूजन आएगा, ये इसके लक्षण है। पांचवा अस्थि सुशीरता, ओस्टियोपोरोसिस, उम्र संबंधित रोग है, विकार है। अस्थि के पदार्थों में कमी, अस्थि भंग की प्रबल संभावना है, अस्थि भंग, भंगूर हो जाती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका एक सामान्य क्या है, कारक। और आखिरी में हमने देखा है क्या, गाउट। जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों की सोथ हो जाती है, सूजन आ जाती है, और यही इसका कारण, यही इसका मुख्य लक्षण है। तो ये 6 हमने क्या देखे हैं, विकार देखे हैं। अब ये चैप्टर क्या हो गया है, समाप्त। चलो अगला चैप्टर जो हमारा है उसके साथ अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू सभी को।